हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल नीट एग्जाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सी टेट 2026 की तैयारी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड के रूप में। इंग्लिश लैंग्वेज में आज हम लोग देखेंगे उसके कंटेंट को, यानी कि आपका एक तरीके से ये पूरा जो आपका कंटेंट होगा ये आपका एक तरीके से पूरा हम लोग डिटेल में समझेंगे इंग्लिश पेडागोजी को। इंग्लिश पेडागोजी अर्थात अंग्रेजी शिक्षण विधि को। तो यहाँ हम लोग पूरे एक एक पॉइंट को, बुलेट पॉइंट को समझते हुए चलेंगे दोस्तों। तो ये पूरा आपका एमसीक्यू टाइप का ये आपका वीडियो नहीं होगा, ये पूरा आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, व्याख्यात्मक तरीके से हम लोग समझते हुए चलेंगे एक एक पॉइंट को। तो दोस्तों, अंग्रेजी शिक्षण विधि इंग्लिश पेडागोजी के हम लोग डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में पूरा एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। बहुत बेहतरीन वीडियो होगा आपका ये अंग्रेजी का, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी करते हो इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर पेपर 2 जूनियर लेवल के लिए तैयारी करते हो, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत बेहतरीन होगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी में आपका लर्निंग एंड एक्विजिशन, इसको क्या कहते हैं? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। लैंग्वेज क्या होता है, ध्यान देंगे। लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड इन 2 वेज। भाषा को 2 तरीकों से अर्जित किया जा सकता है। पहला है लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि भाषा भाषा अर्जन, भाषा अर्जन। दूसरा है आपका लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि भाषा अधिगम, भाषा अधिगम। एक्विजिशन क्या है? एक्विजिशन क्या है दोस्तों? यानी कि अर्जन। अर्जन क्या है? अर्जन दोस्तों, व्हेन वी लर्न समथिंग विदाउट ए सिस्टमेटिक एंड कॉन्शियस प्रोसेस, अर्थात जब हम किसी व्यवस्थित और सचेत प्रक्रिया के बिना कुछ सीखते हैं। वी लर्न मदर टंग ड्यूरिंग द चाइल्डहुड पीरियड विदाउट नोइंग ग्रामर रूल्स एंड रेगुलेशन, इट इज लर्न थ्रू एक्विजिशन। मतलब कि हम बचपन में व्याकरण और नियमों को जाने बिना अपनी मातृभाषा सीखते हैं। सो एक्विजिशन इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल एंड सबकॉन्शियस प्रोसेस, अर्थात इसलिए अर्जन को प्राकृतिक और अवचेतन प्रक्रिया यानी कि नेचुरल एंड सबकॉन्शियस प्रोसेस भी कहा जाता है। उम्मीद कर रहा हूं आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आगे नेक्स्ट अगला इसका मेन पॉइंट क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मेन पॉइंट है दोस्तों इसके मुख्य बिंदु, द एक्विजिशन इज ए नेचुरल प्रोसेस, अर्थात अर्जन, भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। दूसरा, इट इज एन अनकॉन्शियस प्रोसेस, अर्थात यह एक अवचेतन प्रक्रिया है जो कि अपने आप आदमी सीखता है। तीसरा पॉइंट है कि इट रेफर्स टू द फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि नेटिव लैंग्वेज एक्विजिशन रैदर देन ए सेकेंड लैंग्वेज, अर्थात यह दूसरी भाषा के बजाय प्रथम भाषा यानी कि मूल भाषा नेटिव लैंग्वेज के अर्जन को संदर्भित करता है। चौथा पॉइंट है अपना कि थ्रू द एक्विजिशन प्रोसेस लर्नर्स एक्वायर नॉलेज ऑटोमेटिकली, मतलब कि अर्जन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षार्थी स्वचालित रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऑटोमेटिक तरीके से ज्ञान प्राप्त करते हैं। डज नॉट यूज ग्रामेटिकल रूल, अर्थात इसमें व्याकरण के नियमों का उपयोग नहीं होता है। फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, अर्थात व्यवहारिक ज्ञान पर यहां पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इनफॉर्मल सिचुएशन, यानी कि यहां पे स्थिति क्या होती है? इनफॉर्मल सिचुएशन मतलब होता है आपका अनौपचारिक स्थिति, यानी कि ऐसी स्थिति जहां कोई हमको सीखने का वहां वो नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई, लेकिन फिर भी हम अपने आप उस चीज को सीखते जा रहे हैं। अगला है मेन रिक्वायरमेंट इज ए कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट, यानी कि मुख्य आवश्यकता संचार वातावरण की होती है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब दोस्तों लर्निंग क्या है? लर्निंग क्या है? लर्निंग क्या है, ध्यान देंगे। लर्निंग का मतलब होता है अधिगम। अधिगम क्या है?
अधिगम दोस्तों, लैंग्वेज लर्निंग इज ए प्रोसेस इन विच लर्नर लर्न द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड वोकैब्युलरी। अर्थात भाषा अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी व्याकरण और शब्दावली के नियम सीखते हैं। विथ दिस प्रोसेस वी लर्न सेकंड लैंग्वेज। इस प्रक्रिया के साथ हम दूसरी भाषा सीखते हैं। टीचर्स कैपेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस ऑल्सो इम्पैक्ट ए पर्सन लर्निंग एक्सपीरियंस। अर्थात शिक्षक की क्षमता और अनुभव भी किसी व्यक्ति के सीखने के अनुभव को प्रभावित करते हैं। अब इसके मेन पॉइंट क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मेन पॉइंट है लर्निंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। अधिगम एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इट इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, यानी कि यह एक क्या है, एक क्रमिक प्रक्रिया है। क्रमिक यानी कि ग्रेजुअल प्रोसेस है। तीसरा, इट इज ए कॉन्शियस प्रोसेस, यानी कि यह एक सचेत प्रक्रिया है, यानी कि इसको ध्यान से सीखना पड़ता है। अगला है कि एवरीवन हैज ए डिफरेंट रेट ऑफ लर्निंग, यानी सीखने की जो दर होती है वो सभी लोगों में अलग अलग होती है। अगला है टीचर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑल्सो इम्पैक्ट द लर्निंग प्रोसेस, यानी कि शिक्षक का ज्ञान और अनुभव भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है कि लर्निंग मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग नॉलेज एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर्स। अधिगम मौजूदा ज्ञान, अनुभव और व्यवहार को संशोधित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोटिवेशन डिसाइड्स लर्नर स्पीड एंड इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग। अर्थात प्रेरणा जो होता है, मोटिवेशन, वो शिक्षार्थियों की सीखने की गति और तीव्रता को तय करती है। नेक्स्ट आगे अगला पॉइंट है अपना कि यूज ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स एंड वोकैब्युलरी। अर्थात ग्रामेटिकल रूल और वोकैब्युलरी की जरूरत होती है। यहाँ पे व्याकरण के नियमों और शब्दावली का प्रयोग होता है। फॉर्मल सिचुएशन होता है, यहाँ पे जो स्थिति होती है, यानी कि वो स्थिति औपचारिक रूप से बनाई जाती है, यानी कि स्थिति सीखने लायक बनाई जाती है, तब जाके उसमें आदमी सीखता है औपचारिक स्थिति में। टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या होते हैं दोस्तों, सीखने का अधिगम के प्रकार, सीखने का तरीका, यानी कि एक तरीके से अधिगम के प्रकार। कितने प्रकार के अधिगम होते हैं? पहला है आपका मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग क्या होता है? मोटर लर्निंग को हम बोलते हैं क्रियात्मक अधिगम। क्या बोलते हैं? क्रियात्मक अधिगम, मोटर लर्निंग। क्रियात्मक अधिगम क्या होता है? मोटर लर्निंग क्या होता है? बॉडी मूवमेंट, वॉकिंग, ड्राइविंग, क्लाइंबिंग, इटीसी। अर्थात जैसे कि शारीरिक गतिविधियां, चलना, गाड़ी चलाना, चढ़ना आदि, ये सब क्या है? क्रियात्मक अधिगम, इसको करके सीखा जाता है। अगला है वर्बल लर्निंग, यानी कि शाब्दिक अधिगम। कम्युनिकेशन मेथड, स्पीकिंग, साइन, पिक्चर, सिंबल, इटीसी। अर्थात संचार के तरीके, बोलना, संकेत, चित्र, प्रतीक, ये सब क्या है? ये आपके शाब्दिक अधिगम है, यानी कि वर्बल लर्निंग के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट आगे अगला है आपका कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। इसमें क्या होता है? मेंटल प्रोसेस, थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, इटीसी। अर्थात कॉन्सेप्चुअल को हम बोलते हैं आपके वैचारिक अधिगम। वैचारिक अधिगम में क्या होता है? कंसेप्चुअल लर्निंग में मानसिक प्रक्रिया होता है, मेंटल प्रोसेस, थिंकिंग यानी सोचना, रीजनिंग यानी कि तर्क, और इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि। ये सब चीजें होती हैं आपकी वैचारिक अधिगम में। थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन। थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन अर्थात अधिगम और अर्जन के सिद्धांत। अधिगम और अर्जन के सिद्धांत। अधिगम और अर्जन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ जीन पियाजे। जीन पियाजे के सिद्धांत, जीन पियाजे की अवधारणा क्या है? तो यहाँ पियाजे वाज ए स्विस बायोलॉजिस्ट, फिलोसोफर एंड साइकोलॉजिस्ट। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी।
यहाँ पे पियाजे जो हैं, जीन पियाजे एक स्विस यानी कि स्विट्जरलैंड के जीव विज्ञानी, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। उन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, उनको कहा जाता है। अगला है अपना दोस्तों, अकॉर्डिंग टू पियाजे चाइल्ड स्टार्ट लर्निंग विथ एडाप्टेशन। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अनुकूलन यानी कि एडाप्टेशन के साथ सीखना शुरू करते हैं। वन कैन अचीव थ्रू एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, अर्थात उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति आत्मसातकरण, एसिमिलेशन मतलब क्या होता है, आत्मसातकरण यानी कि कोई भी व्यक्ति आत्मसातकरण, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन का मतलब होता है समायोजन। तो कोई भी व्यक्ति आत्मसातकरण और समायोजन के माध्यम से इसे प्राप्त कर सकता है यानी कि सीख सकता है। अकॉर्डिंग टू हिम चाइल्ड्स कलेक्ट स्मॉल चंक्स यूनिट्स ऑफ नॉलेज एंड मेक्स ए बिगर कॉन्सेप्ट, यानी कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान के छोटे छोटे टुकड़ों, इकाइयों को इकट्ठा करते हैं और एक बड़ा कॉन्सेप्ट बनाते हैं। आगे, चाइल्ड्स क्रिएट हिज ओन वर्ल्ड ऑफ नॉलेज बाय देयर चंक्स, अर्थात बच्चे अपने उन छोटे छोटे टुकड़ों वाले ज्ञान के द्वारा अपनी एक नई दुनिया बनाते हैं। अब आते हैं चॉम्स्की के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ चॉम्स्की, नॉम चॉम्स्की आपने पढ़ा होगा। नॉम चॉम्स्की का आपने पढ़ा है मनोविज्ञान में। चॉम्स्की, he was an American linguistic philosopher, cognitive scientist, a historian and social critics। नॉम चॉम्स्की एक अमेरिकी भाषाविद, भाषा के ज्ञानी, दार्शनिक, संज्ञानात्मक वैज्ञानिक, इतिहासकार और सामाजिक आलोचक थे। अकॉर्डिंग टू हिम यानी कि इनके अनुसार, नॉम चॉम्स्की के अनुसार, और बॉर्न विथ इनहेरिटेड एबिलिटी टू लर्न ह्यूमन लैंग्वेज, अर्थात नॉम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे मानव भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं। ये बातें नॉम चॉम्स्की कहते हैं। कह रहे हैं कि ही स्टेटेड दैट एवरी पर्सन पोजेसेस लैड यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इन देयर ब्रेन, अर्थात नॉम चॉम्स्की के अनुसार उनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि भाषा अर्जन यंत्र होता है। आगे अगला पॉइंट कहते हैं कि चिल्ड्रेन ओनली लर्न वोकैबुलरी एंड लैड अप्लाइज द रूल ऑफ लैंग्वेज टू मेक सेंटेंस, नो नीड टू लर्न ग्रामर एंड स्ट्रक्चर, चिल्ड्रेन बॉर्न विथ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल लैंग्वेज। बच्चे केवल शब्दावली सीखते हैं और लैड वाक्य बनाने के लिए भाषा के नियमों को लागू करता है। व्याकरण और संरचना सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, बच्चे भाषा के नियम की समझ के साथ पैदा होते हैं। ये बातें नॉम चॉम्स्की कह रहे हैं। अगला पॉइंट है कि ही पॉइंटेड आउट दैट चिल्ड्रेन कुड नॉट लर्न लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन एलोन, उन्होंने बताया कि बच्चे केवल नकल यानी कि इमिटेशन के माध्यम से भाषा नहीं सीखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आगे वाइगोत्स्की कॉन्सेप्ट, यानी कि वाइगोत्स्की का विचार क्या था, वाइगोत्स्की की अवधारणा क्या थी। वाइगोत्स्की कहते हैं, ही इज नोन एज द फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी, लेटर बिकम फेमस विद द सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। वाइगोत्स्की कहते हैं कि वाइगोत्स्की कहते हैं उन्हें संज्ञानात्मक सिद्धांत की नींव के रूप में जाना जाता है, जो बाद में सामाजिक विकास सिद्धांत यानी कि सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के साथ प्रसिद्ध हुआ। MKO मोर नॉलेजेबल अदर, MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स का मतलब क्या होता है। MKO का मतलब होता है कि
According to him, someone has better understanding or higher ability level than the learners. मतलब कि उनके अनुसार किसी के पास शिक्षार्थियों की तुलना में बेहतर समझ या उच्च क्षमता का स्तर होता है। MKO डिफाइन पर्सन हु कांट परफेक्ट इन एवरी साइज, अर्थात MKO उस व्यक्ति को परिभाषित करता है जो हर आकार यानी हर क्षेत्र में पूर्ण नहीं हो सकता है। ZDP क्या है? ZDP जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZDP का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट is an important concept that relates to the difference between what a child can achieve independently and what a child can achieve with the guidance and encouragement from a skilled partner। मतलब कि यह एक ZDPD यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो इस अंतर से संबंधित है कि एक बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या हासिल कर सकता है और एक कुशल साथी के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के साथ क्या हासिल कर सकता है। अगला पॉइंट कह रहे हैं वाइगोत्स्की कि ही बिलीव्स दैट लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। वाइगोत्स्की कहते हैं कि उनका मानना है कि भाषा सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि सोशल इंटरेक्शन से विकसित होती है। नेक्स्ट आगे अगले पॉइंट में वाइगोत्स्की कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम लैंग्वेज प्ले ए क्रिटिकल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अर्थात उनके अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग को हम बोलते हैं पाड़ या ढांचा। पाड़ या ढांचा क्या होता है? दोज एलिमेंट्स जैसे कि MKO JPD ऑफ द टास्क दैट आर इनिशियली बियॉन्ड द लर्नर्स कैपेसिटी, टेम्पररी सपोर्ट इन लर्निंग बाय एडल्ट्स। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि आप किसी बच्चे को हल्का सा हिंट दे रहे हैं, थोड़ा सा उसको बताने का एक हल्का सा प्रयास कर रहे हैं, यानी कि किसी कार्य के वे तत्व जो MKO और ZPD जो शुरू में शिक्षार्थी की क्षमता से परे होते हैं, वयस्कों द्वारा सीखने में दी गई एक अस्थायी छोटी सी हिंट या छोटी सी सहायता होती है। अगला है कि ही एम्फसाइज इन पीयर लर्निंग एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग, अर्थात उन्होंने सहकर्मी शिक्षण यानी कि पीयर लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी कि सहयोगात्मक शिक्षण पर ज्यादा जोर दिया था। किसने? वाइगोत्स्की ने। अब आते हैं मेन अपने जो आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ BF स्किनर। BF स्किनर की अवधारणा क्या थी? BF स्किनर कहते हैं कि ही इज द प्रोपाउंडेड ऑफ कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी। स्किनर की जो अवधारणा थी वह अनुबंध और क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत उन्होंने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, BF स्किनर का बहुत कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। आगे अगले पॉइंट में स्किनर कह रहे हैं कि स्किनर आर्ग्यू दैट चिल्ड्रेन लर्न लैंग्वेज बेस्ड ऑन द बिहेवियरिस्ट रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल बाय एसोसिएटिंग वर्ड्स विथ मीनिंग, अर्थात स्किनर ने यह तर्क दिया कि बच्चे शब्दों को अर्थ के साथ जोड़कर व्यवहारवादी यानी कि पुनर्बलन सिद्धांत के आधार पर भाषा सीखते हैं। अगले पॉइंट में कि ही बिलीव दैट द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड बिहेवियर इज टू लुक एट द कॉजेज ऑफ एक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, अर्थात उनका मानना था कि व्यवहार को समझने का सबसे अच्छा तरीका कार्रवाई के कारणों और उसके परिणामों को देखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, अर्थात भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? ऑल लैंग्वेज लर्निंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लैंग्वेज लर्निंग इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग वेल डिफाइंड प्रिंसिपल। सभी भाषा सीखने में, सुनने में, बोलने में,
पढ़ने और लिखने की प्रक्रियाएं शामिल होती है। भाषा सीखना निम्नलिखित सुव्यवस्थित सिद्धांतों पर आधारित होता है, जैसे कि आपका पहला है मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा। मोटिवेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग ए लैंग्वेज, थस लर्नर शुड बी मोटिवेटेड। प्रेरणा, मोटिवेशन, भाषा सीखने में प्रेरणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार शिक्षार्थियों को प्रेरित किया जाना चाहिए भाषा सीखने के लिए। सेकेंड पॉइंट है आपका इमिटेशन यानी कि अनुकरण करना। द चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग बाय इमिटेशन। बच्चे अपनी मातृभाषा अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। द इंग्लिश टीचर मस्ट प्रोवाइड ए गुड मॉडल ऑफ स्पीच बिफोर द लर्नर्स। अंग्रेजी शिक्षक को शिक्षार्थियों के सामने भाषण का एक अच्छा मॉडल प्रदान करना चाहिए, जैसे कि ऑडियो विजुअल एड्स शुड बी यूज, यानी कि एक दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग साथ में करते रहना चाहिए जिससे बच्चे आसानी से सीख पाए। थर्ड पॉइंट है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट क्या कर रहा है कि द टीचर शुड जनरेट ए ग्रेट डील ऑफ एनर्जी एंड इंटरेस्ट एमंग लर्नर्स सो दे विल पे अटेंशन टू लर्निंग ए लैंग्वेज। अर्थात रुचि, शिक्षक को शिक्षार्थियों के बीच बहुत अधिक ऊर्जा, एनर्जी और रुचि उत्पन्न करनी चाहिए ताकि वे भाषा सीखने पर ध्यान दे सकें। अगला है आपका कोरिलेशन। कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध। If teaching learning of English is correlated with real life, then learner will realize the need of language learning and will take interest in it. यदि अंग्रेजी का शिक्षण अधिगम वास्तविक जीवन के साथ सहसंबंधित है, तो शिक्षार्थी भाषा सीखने की आवश्यकता को महसूस करेगा और इसमें रुचि भी लेगा। अगला पॉइंट है एक्यूरेसी, अर्थात शुद्धता। कितनी शुद्धता के साथ आप सिखा पा रहे हैं। द इंग्लिश टीचर शुड इंसिस्ट ऑन एक्यूरेसी ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग सो लर्नर्स फॉलो देयर टीचर्स एंड कंसीडर देम एज ए रोल मॉडल। यहां अंग्रेजी शिक्षक को भाषा सीखने के सभी पहलुओं में सटीकता पर जोर देना चाहिए, इसलिए शिक्षार्थी अपने शिक्षकों का अनुसरण करते हैं और उन्हें एक आदर्श रोल मॉडल भी मानते हैं। पर्पज क्या होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए भाषा सीखने का। उद्देश्य दोस्तों, पर्पज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग शुड बी डिसाइडेड इन द बिगिनिंग। भाषा सीखने का उद्देश्य शुरुआत में ही तय किया जाना चाहिए। सो इट्स बिकम ए सिंपल अफेयर टू डिजाइन ए कोर्स सुटेबल फॉर द पर्पज। इसलिए उद्देश्य के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम डिजाइन करना एक सरल मामला बन जाता है। लैंग्वेज पैटर्न एज हैबिट। आदतों के रूप में भाषा पैटर्न। कैसा? आदतों के रूप में भाषा का पैटर्न होना चाहिए। लैंग्वेज लर्निंग इज ए हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस। भाषा सीखना एक आदत निर्माण की प्रक्रिया है। इट इज ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच वेरियस लैंग्वेज हैबिट आर फॉर्म्ड। यह एक प्रक्रिया है जिसके दौरान विभिन्न भाषाई आदतें बनती हैं। Therefore, listening, speaking, reading and writing habits are to be formed consciously and unconsciously. इसलिए सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की आदतें सचेत और अचेत रूप से बनाई जानी चाहिए। अगला पॉइंट है अपना कि ओरल अप्रोच। ओरल अप्रोच क्या होता है? ओरल अप्रोच, ए चाइल्ड लर्न्स टू स्पीक हिज मदर टंग बिफोर रीडिंग और राइटिंग। अर्थात बच्चा इसे पढ़ने या लिखने से पहले अपनी मातृभाषा बोलना सीखता है। दिस प्रिंसिपल शुड बी अडॉप्टेड इन लर्निंग एंड टीचिंग ए सेकेंड और ए फॉरेन लैंग्वेज। इस सिद्धांत को दूसरी या विदेशी भाषा सीखने और सिखाने में अपनाया जाना चाहिए। प्रैक्टिस एंड ड्रिल। प्रैक्टिस और ड्रिल से क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं अभ्यास और ड्रिल। लैंग्वेज लर्निंग इज ए हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस। भाषा सीखना एक आदत बनाने वाली प्रक्रिया है।
फॉर दिस पर्पज सफिशिएंट प्रैक्टिस एंड ड्रिल इज नीडेड, यानी कि इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त अभ्यास और ड्रिल की आवश्यकता होती है। आगे अपना पॉइंट है कि नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने का प्राकृतिक क्रम, सीखने का प्राकृतिक क्रम कैसा होना चाहिए। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, अर्थात सबसे पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना इज द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना भाषा सीखने का एक प्राकृतिक क्रम है। इन दिस ऑर्डर ए चाइल्ड लर्न्स हिज और हर मदर टंग विदाउट एनी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, एक बच्चा इसी क्रम में, एक बच्चा बिना किसी औपचारिक निर्देश के अपनी मातृभाषा सीखता है। सो दिस नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग वाइल टीचिंग इंग्लिश, इसलिए अंग्रेजी पढ़ाते समय सीखने का यह स्वाभाविक क्रम होना चाहिए। नेक्स्ट अगला है अपना पॉइंट मल्टी स्किल अप्रोच। मल्टी स्किल अप्रोच में क्या होता है? मल्टी स्किल अप्रोच में हम all the four language skills are to be given their due importance when learning or teaching them, अर्थात चारों भाषाई कौशलों को सीखते या पढ़ाते समय उन्हें उनका उचित महत्व दिया जाना चाहिए। नो स्किल शुड बी ओवर एम्फेसाइज और निग्लेक्टेड, यानी किसी भी कौशल पर अधिक जोर नहीं दिया जाना चाहिए और न ही उसकी उपेक्षा की जानी चाहिए। अगला है अपना सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, अर्थात चयन और श्रेणीकरण। हम सिलेक्शन कैसे करेंगे और कैसे उसको हम ग्रेड में डिवाइड करेंगे। वन शुड प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू डिफिकल्ट इन लैंग्वेज लर्निंग, देयरफॉर vocabulary and structures of language should be selected and graded as per their frequency, teachability and difficulty level। भाषा सीखने में सरल से कठिन की ओर बढ़ना चाहिए, इसलिए भाषा की शब्दावली और संरचनाओं को उनकी आवृत्ति, शिक्षण योग्यता और कठिनाई स्तर के अनुसार चुना और वर्गीकृत किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है सिचुएशनल अप्रोच, यानी कि स्थिति परक दृष्टिकोण, जैसी जहां स्थिति होगी वहां वैसा अप्रोच किया जाएगा। तो सिचुएशनल अप्रोच में क्या होता है? द इंग्लिश लैंग्वेज शुड बी टॉट इन सिचुएशन विच इज द नेचुरल वे इन विच ए चाइल्ड लर्न हिज मदर टंग, अर्थात अंग्रेजी भाषा उन स्थितियों में सिखाई जानी चाहिए जो कि प्राकृतिक तरीका है जिससे बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रेन यूज इट एज ए टूल, अर्थात सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, सुनने और बोलने की भूमिका भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। टाइप ऑफ लिसनिंग, सुनने का प्रकार क्या होना चाहिए, सुनने का प्रकार क्या होना चाहिए। पहला है आपका डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, अर्थात विभेदीकरण सुनना, सुन करके किसी चीज को विभेद करना। इट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड एट ए वेरी अर्ली एज एंड इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ लिसनिंग, अर्थात इसे बहुत कम उम्र में विकसित किया गया था और यह सुनने का सबसे बुनियादी रूप है। It does not involve the understanding of the meaning of word and phrases, but merely the different sound that are produced, अर्थात इसमें शब्दों और वाक्यों के अर्थ को समझना शामिल नहीं होता है, बल्कि केवल उत्पादित विभिन्न ध्वनियों को समझना शामिल होता है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग में। चलिए नेक्स्ट आगे, अगला पॉइंट है कि कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग क्या है, यानी कि व्यापक तरीके से सुनना। इट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द मैसेज दैट आर बीइंग कम्युनिकेटेड एंड इट इज फंडामेंटल टू ऑल लिसनिंग सब टाइप्स। मीन्स इसमें उन संदेशों को समझना
शामिल होता है जो संप्रेषित किए जा रहे हैं। In order to be able to use comprehensive listening, the listener first needs appropriate vocabulary and language skill. इसमें उन संदेशों को समझना शामिल है जो संप्रेषित किए जा रहे हैं, और यह सभी सुनने के सेकंड प्रकारों के लिए मौलिक हैं। व्यापक तरीके से सुनने का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए सुनने वाले को पहले उपयुक्त शब्दावली और भाषा कौशल की आवश्यकता होनी चाहिए। अब आपका आता है टाइप्स ऑफ स्पीकिंग सिचुएशन। टाइप्स ऑफ स्पीकिंग सिचुएशंस अर्थात बोलने की स्थितियों के प्रकार। आप किस तरीके से कहाँ बोलेंगे। पहला है आपका इंटरैक्टिव, यानी कि इंटरैक्टिव में कैसे बोलेंगे आप। इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन एंड टेलीफोन कॉल्स इन विच वी अल्टरनेट बिटवीन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इंटरैक्टिव, इसमें आमने सामने की बातचीत और टेलीफोन कॉल शामिल है, जिसमें हम सुनने और बोलने के बीच वैकल्पिक रूप से कार्य करते हैं। दूसरा आता है आपका पार्शियली इंटरैक्टिव, यानी स्पीकिंग सिचुएशंस कैन बी ए पब्लिक स्पीच वेयर द कन्वेंशन इज दैट द ऑडियंस डज नॉट इंटरप्ट द स्पीच। यानी कि आंशिक रूप से इंटरेक्शन करना। इस स्थिति में, इस बोलने की स्थिति यह यानी कि आंशिक रूप से इंटरेक्शन जो होता है उसमें बोलने की स्थिति एक सार्वजनिक भाषण हो सकती है, जहां परंपरा यह है कि दर्शक भाषण को बाधित नहीं करते हैं, यानी जो आप बोलेंगे वो लोग सुनेंगे, यानी कि आप जिस एक तरीके से भाषण दे रहे हैं। तीसरा है नॉन इंटरैक्टिव, यानी कि फ्यू स्पीकिंग सिचुएशन कैन बी ए टोटली नॉन इंटरैक्टिव सच एज व्हेन रिकॉर्डिंग ए स्पीच फॉर ए रेडियो ब्रॉडकास्ट। जैसे कि नॉन इंटरैक्टिव मतलब गैर इंटरैक्टिव जो बातें होती हैं, उसमें कुछ बोलने की स्थितियां पूरी तरीके से गैर इंटरैक्टिव हो सकती है, जैसे कि रेडियो प्रसारण के लिए किसी भाषण को रिकॉर्ड करना। अब दोस्तों आता है आपका रोल ऑफ लिसनिंग इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास में सुनने की भूमिका क्या होती है। भाषा विकास में सुनने की जो भूमिका है वो क्या होती है। तो यहां आपका पहला है लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स आर द फर्स्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल इन चिल्ड्रेन। अर्थात बच्चों में सुनने का जो कौशल होता है, बच्चों में भाषाई कौशल के विकास में सुनने का कौशल सबसे पहले आता है। लिसनिंग स्किल्स आर मीन टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट टू लिसन वेल टू द थॉट्स ऑफ अदर एंड टेक देयर मीनिंग। सुनने के कौशल का उद्देश्य छात्रों की दूसरे के विचारों को अच्छी तरह से सुनने और उनका अर्थ लेने की क्षमता विकसित करना होता है। लिसनिंग स्किल्स आर द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अदर लिंग्विस्टिक स्किल्स बिकॉज लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। सुनने का कौशल अन्य भाषाई कौशल के विकास का आधार है, क्योंकि सुनना भाषा विकास का पहला चरण होता है। दूसरा पॉइंट है लिसनिंग स्किल्स में फॉर प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के लिए। लिसनिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस थ्रू विच चिल्ड्रेन डेवलप द स्किल ऑफ प्योर प्रोनाउंसिएशन। सुनना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे शुद्ध उच्चारण यानी कि प्योर प्रोनाउंसिएशन का कौशल विकसित करते हैं। एंड द चाइल्ड इज एबल टू ओवरकम द डिफिकल्टीज रिलेटेड टू प्रोनाउंसिएशन। और बच्चा उदाहरण से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट आगे तीसरा है ग्रोथ ऑफ वैक्यूबुलरी, यानी कि शब्दावली जो मीनिंग होता है उसमें ज्यादा उसको याद करना। द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग इंक्रीजेस द चिल्ड्रंस डिक्शनरी थ्रू विच इट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इंक्रीज। यानी कि सुनने की प्रक्रिया बच्चों के
मीनिंग शब्दकोश को बढ़ाती है, जिससे उनका भाषा विकास तेजी से बढ़ता है। चौथा है टू ग्रैप्स अदर्स नॉलेज, यानी दूसरों के ज्ञान को ग्रहण करना। लिसनिंग इज सच ए प्रोसेस थ्रू विच ए चाइल्ड एक्सेप्ट द थॉट्स thoughts, experience of others. These same tendencies develop skill it. अर्थात दूसरों के ज्ञान को ग्रहण करना, सुनना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा दूसरों की भावनाओं, विचारों और अनुभवों को स्वीकार करता है। यही प्रवृत्तियां उसमें कौशलों को विकसित करती हैं। अगला पांचवा पॉइंट है डिफरेंशिएशन ऑफ साउंड्स, यानी कि ध्वनियों का विभेदीकरण। लिसनिंग इज द बेस्ट मीन्स ऑफ डिफरेंशिएटिंग साउंड। ध्वनियों में अंतर करने का सबसे अच्छा साधन क्या है? सुनना है। थ्रू दिस द चाइल्ड लर्न्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स विच डेवलप्स हिज लिसनिंग स्किल्स एज वेल एज रीडिंग, राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स। इसके माध्यम से बच्चा विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के बीच अंतर करना सीखता है, जिससे उसका सुनने का कौशल और साथ ही साथ पढ़ने, लिखने और बोलने का कौशल विकसित होता है। अगला पॉइंट है अपना कि रोल ऑफ स्पीकिंग इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब जो है भाषा विकास में बोलने की क्या भूमिका होगी उसको समझिए। पहला है अपना स्पीकिंग स्किल्स, बोलने का कौशल। स्पीच स्किल्स इन लिंग्विस्टिक स्किल्स रेफर्स टू स्टूडेंट्स एक्सप्रेसिंग देयर स्पीच और आइडियाज टू अदर्स। भाषाई कौशल में बोलने के कौशल का तात्पर्य छात्रों के द्वारा अपनी बात या विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करने से होता है। दूसरा है आपका हेल्प्स इन अवॉइडिंग हेजिटेशन, यानी कि झिझक से बचने में मदद करता है। बोलना जो है वो आपको झिझक से बचने में मदद करता है। स्पीकिंग इज ए प्रोसेस थ्रू विच लैंग्वेज लर्निंग कैन बी ओवरकम बाय द हेजिटेशन इन द चिल्ड्रेन। बोलना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चों में भाषा सीखने की झिझक को दूर किया जा सकता है। ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस in the classroom, some children learn in a very comfortable posture, but when the teachers ask them something, they become silent. कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कुछ बच्चे बहुत आराम की मुद्रा में सीखते हैं, लेकिन जब शिक्षक उनसे कुछ पूछते हैं तो वे चुप हो जाते हैं। Speaking helps in language development by eliminating this kind of इनहिबिशन इन चिल्ड्रेन। बोलना बच्चों में इस तरह के अवरोध को खत्म करके भाषा के विकास में मदद करता है। तो बोलना बहुत जरूरी है क्लास में बच्चों के लिए। अगला पॉइंट है मेकिंग फ्लुएंट इन स्पीकिंग स्किल्स। बोलने के कौशल में बिल्कुल धारा प्रवाह बनाना। स्पीकिंग इज द मीन्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोसेस थ्रू विच चाइल्ड कैन डेवलप प्रोफिशिएंसी एंड स्किल इन हिज लैंग्वेज फ्लुएंसी। बोलना भाषा विकास प्रक्रिया का साधन है जिसके माध्यम से बच्चा अपनी भाषा के प्रवाह में बिल्कुल दक्षता और कौशल विकसित कर सकता है। थ्रू दिस स्किल इज डेवलप इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस लैंग्वेज एंड एट द सेम टाइम हिज प्रोफिशिएंसी ऑन द लैंग्वेज बिकम स्ट्रॉन्गर। इसके माध्यम से उसकी भाषा के विकास में कौशल विकसित होता है और साथ ही भाषा पर उसकी दक्षता और ज्यादा मजबूत होती है। नेक्स्ट दोस्तों अगला पॉइंट है हाउ चिल्ड्रेन यूज इट ए टूल, यानी बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं उसको समझिए। बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं ध्यान दीजिएगा। चिल्ड्रेन यूज ए फॉर्म ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट देयर थॉट्स, नीड्स, डिजायर एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग। बच्चे अपने विचारों, जरूरतों, इच्छाओं को संप्रेषित करने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा के
एक रूप का उपयोग करते हैं। They maintain their relation with the society and share their culture by interacting with the help of their language. Children applied the words and sentences previously listened to at other places to communicate with other. वे अपनी भाषा की मदद से बातचीत करके समाज के साथ अपना संबंध बनाए रखते हैं और अपनी संस्कृति को साझा करते हैं। Children develop their thinking ability with the use of language which helps in generating new ideas. और अपनी संस्कृति को साझा करते हुए बच्चे दूसरों के साथ संवाद करने के लिए पहले अन्य स्थानों पर सुने गए शब्दों और वाक्यों को लागू करते हैं और एक नए आइडिया को खोजते हैं। बच्चे जो है भाषा के उपयोग के साथ अपनी सोचने की क्षमता विकसित करते हैं जो उनके नए विचारों को उत्पन्न करने में मदद भी करती है। नेक्स्ट दोस्तों अगला पॉइंट है अपना रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज, यानी कि भाषा सीखने में व्याकरण की क्या भूमिका होगी। तो व्याकरण सीखने में भाषा की जो भूमिका होगी वो ध्यान से समझिएगा। रोल ऑफ ग्रामर इन ए लर्निंग लैंग्वेज, importance of grammar in writing correctly is undebatable. यहाँ सही लिखने में व्याकरण का महत्व बिल्कुल निर्विवाद है, यानी कि अनडिबेटेबल है, बिल्कुल होना चाहिए। लैंग्वेज इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इट हैज लॉजिक इन द फॉर्म ऑफ ग्रामर। भाषा एक जटिल प्रणाली है, इसमें व्याकरण के रूप में तर्क शामिल होता है। राइटिंग एंड स्पीकिंग करेक्टली गिव एनीवन द अपीयरेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी। ग्रामर हेल्प्स इन मेकिंग एनीवन प्रोफिशिएंट इन दीज एरियाज। सही ढंग से लिखना और बोलना किसी को भी विश्वसनीयता का रूप दे देता है। व्याकरण किसी को भी इन क्षेत्रों में कुशल बनाने में मदद करता है, किसी भी एरिया में आपको मदद करेगा। ग्रामर हेल्प्स इन लर्निंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। व्याकरण सही उच्चारण सीखने में हमेशा मदद करता है। नॉलेज ऑफ ग्रामर इंप्रूव स्किल ऑफ एक्सप्रेशन। व्याकरण का ज्ञान आपके अभिव्यक्ति के कौशल में सुधार करता है। आगे ग्रामर देखिए कहाँ कहाँ आपको आगे बढ़ाता है। तो नॉलेज ऑफ ग्रामर इंप्रूव स्किल ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि व्याकरण का ज्ञान आपकी अभिव्यक्ति के कौशल में सुधार करता है। एंड ग्रामर ऑल्सो हेल्प इन एक्वायरिंग फ्लुएंसी इन ए पर्टिकुलर लैंग्वेज, यानी कि व्याकरण किसी विशेष भाषा में प्रवाह प्राप्त करने में भी मदद करता है। अगला है कि द पर्सन विल ऑल्सो लर्न हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड एक्सप्रेस द आइडियाज इन हिज माइंड विदाउट डिफिकल्टी, यानी व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के अपने दिमाग में विचारों को व्यवस्थित और व्यक्त करना भी सीख लेता है। नेक्स्ट है कि द लर्नर लर्न्स टू राइट विथ करेक्ट पंक्चुएशन एंड करेक्ट लैंग्वेज एंड स्पेलिंग। शिक्षार्थी सही विराम चिन्ह और सही भाषा और वर्तनी के साथ लिखना भी सीख जाते हैं। विद द नॉलेज ऑफ ग्रामर चाइल्ड डेवलप्स एन इफेक्टिव राइटिंग स्टाइल। व्याकरण के ज्ञान के साथ बच्चा एक प्रभावी रूप से लेखन शैली को भी विकसित कर सकता है। तो ये सारे फायदे हैं आपके व्याकरण को जानने से। तो व्याकरण जरूरी बहुत होता है आपको किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। अगला है दोस्तों मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर, मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर का मतलब क्या है? व्याकरण पढ़ाने की विधियां कितनी होती हैं। तो व्याकरण पढ़ाने की जो विधियां होती हैं उसमें पहली विधि आपकी आती है इंडक्टिव मेथड, यानी कि आगमन विधि। इंडक्टिव मेथड का मतलब क्या है? आपकी आगमन विधि। इन दिस मेथड रूल्स आर derived by studying experiences, example and experiments directly। आगमन विधि में अनुभवों, उदाहरणों और प्रयोगों को सीधे अध्ययन करके
नियम निकाले जाते हैं। दिस टीचिंग मेथड इज द स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड which emphasizes the student learning by doing. It is a psychological method. अर्थात इस विधि में अनुभवों, उदाहरणों और प्रयोगों का सीधे अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं और यह शिक्षण पद्धति छात्र केंद्रित होती है, यानी स्टूडेंट सेंटर पद्धति होती है, जो छात्रों के करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देती है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक पद्धति है। इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या क्या होते हैं? पहला है फ्रॉम आपका, इस मेथड में आपका माइक्रो टू मैक्रो। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें, उदाहरण से नियम की ओर, फॉर एग्जाम्पल टू रूल, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर हम बढ़ते हैं। फ्रॉम मैक्रो टू माइक्रो, यानी कि हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं, मैक्रो टू माइक्रो। और उदाहरण से हम नियम की ओर बढ़ते हैं इंडक्टिव मेथड में। स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं। फ्रॉम नो टू अननोन, यानी कि हम ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। फ्रॉम द टेंजिबल टू द इनटेंजिबल, यानी कि हम मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ते हैं। हम इंडक्टिव मेथड में हम ऐसे सीखते हैं, यानी कि आगमन विधि में हमेशा बच्चा जो है वो करके सीखने पर जोर दिया जाता है, खुद करके सीखिए। अब आता है आपका डिडक्टिव मेथड, सेकंड ऑप्शन है डिडक्टिव मेथड, यानी कि निगमन विधि। कौन सी? डिडक्टिव मेथड का मतलब क्या होता है? निगमन विधि। In this method, the students are first given the knowledge of the rules, then those rules are explained by giving an example. This method is called a teacher-centric method in which the teacher teaches all the rule. अर्थात निगमन विधि में छात्रों को पहले नियमों का ज्ञान दिया जाता है, फिर उदाहरण दे करके उन नियमों को समझाया जाता है। इस विधि को हम शिक्षक केंद्रित, यानी कि टीचर सेंट्रिक विधि कहते हैं, जिसमें शिक्षक ही सभी नियम को बनाता और सिखाता है। इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है? माइक्रो टू मैक्रो, यानी कि हम सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ते हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ते हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ते हैं। फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि हम सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं। हम कहाँ बढ़ते हैं? सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं। फ्रॉम अननोन टू नोन, यानी कि हम जो है अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर सीखते हैं। फ्रॉम रूल टू एग्जाम्पल, यानी कि हम नियम से उदाहरण की ओर बढ़ते हैं, नियम से उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। ये आपका तरीका होता है निगमनात्मक विधि, निगमन विधि, यानी कि डिडक्टिव मेथड। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। अब हम लोग बढ़ेंगे चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्ज क्लासरूम, अर्थात विभिन्न प्रकार की कक्षाओं में भाषा सिखाने की कितनी चुनौतियां होती हैं। पहला है आपका इफेक्ट ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑन चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव कितना होता है। इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री, भारत एक बहुभाषी देश है। डिफरेंट रीजन हैव देयर ओन लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज हैव एन इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट। ओन लैंग्वेज, different region have their own language and regional language have an impact on the student, which is a challenge in the teaching process. भारत क्या है? भारत एक बहुभाषी देश है और विभिन्न क्षेत्रों की अपनी भाषा होती है और क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव ज्यादा पड़ता है, जो शिक्षण प्रक्रिया में एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत करता है। आप जानते हैं भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं,
नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है आपका चैलेंज ऑफ डेवलपिंग लिंग्विस्टिक स्किल इन स्टूडेंट, यानी कि छात्रों में भाषाई कौशल विकसित करने की चुनौतियां। स्टूडेंट्स में फेस challenges in the development of language skills due to linguistic diversity, as regional language influences may also have an impact on linguistic skills. भाषाई विविधता के कारण छात्रों को भाषा कौशल के विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव का भाषाई कौशल पर भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है चैलेंज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज फॉर टीचर। शिक्षक के लिए बहुभाषा की चुनौती, शिक्षक के लिए बहुभाषा की चुनौती। इफ ए टीचर इज ए आस्क्ड टू टीच इन अनदर एरिया far away from his area where the language that the teacher does not know, then it is a challenge to teach. यदि किसी शिक्षक को उसके क्षेत्र से दूर किसी अन्य क्षेत्र में पढ़ाने के लिए कहा जाता है जहां की भाषा शिक्षक नहीं जानता है, तो यह पढ़ाना, वहां पे पढ़ाना एक चुनौतीपूर्ण होता है। सही बात है, जो शिक्षक जानकारी जिसको नहीं है उस जगह की, तो वो फिर नए जगह पे जाएगा तो फिर उसको सीखने में दिक्कत होगी ही होगी। अगला पॉइंट कर रहा है कि लैक ऑफ चाइल्ड इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड टुवर्ड लैंग्वेज। भाषा के प्रति बच्चे की रुचि और उनके योग्यता का अभाव कितना है, ये भी डिपेंड करता है सीखने में। One of the problem of language teaching is that there is a lack of interest and tendency toward the language in the student, due to which the task of language teaching becomes more challenging. भाषा शिक्षण की एक समस्या यह भी है कि छात्रों में भाषा के प्रति रुचि और प्रवृत्ति की कमी है, जिसके कारण भाषा शिक्षण का कार्य और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है बच्चों को सिखाना। पांचवा पॉइंट है कि ओवर क्राउडेड क्लास, यानी कि अत्यधिक भीड़ वाली कक्षाएं। ओवर क्राउडेड क्लासेस यूजुअली रिड्यूस द टीचर्स एबिलिटी टू टीच द लैंग्वेज इफेक्टिवली एंड अफेक्ट द लैंग्वेज लर्निंग ऑफ द लर्नर। अध्ययन सामग्री, देखिए अत्यधिक भीड़ वाली जो कक्षाएं होती हैं उसमें आमतौर पर शिक्षक की भाषा को प्रभावी ढंग से सिखाने की क्षमता को कम कर देती है। जहां जनसंख्या ज्यादा होगा वहां शिक्षक अच्छे से पढ़ा नहीं पाता है, और शिक्षार्थियों के भाषा सीखने को भी प्रभावित करती है। भाषा सीखने को भी इफेक्टिवली इफेक्ट द लैंग्वेज लर्निंग टू द लर्नर। भाषा सीखने के शिक्षार्थियों के भाषा सीखने को भी प्रभावित करती है। आगे छठवां पॉइंट है कि लैक ऑफ स्टडी मटेरियल। Lack of study material is also a problem of language teaching in a language diverse classroom. अध्ययन सामग्री का अभाव जब होगा, यानी कि अध्ययन सामग्री का अभाव भी भाषाई रूप से विभिन्न प्रकार की क्लास में भाषा शिक्षण के लिए एक समस्या होती है। अब दोस्तों आता है आपका लर्निंग डिसऑर्डर। इस टॉपिक से आपके पेडागोजी में हमेशा क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। पहला है आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया बीमारी क्या होती है? डिसलेक्सिया इज द डिसेबिलिटी विथ रीडिंग। चिल्ड्रेन फेसेस डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग ऑफ वर्ड, लेटर एंड अदर सिंबल। डिसलेक्सिया की बीमारी में बच्चा पढ़ने से संबंधित दिक्कत करता है, यानी कि डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित एक अक्षमता है। बच्चों को इस बीमारी में शब्दों, अक्षरों और अन्य प्रतीकों को पहचानने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। डिसलेक्सिया आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आपका डाइग्राफिया, यानी कि डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया इज द डिसेबिलिटी विथ राइटिंग। डिस्ग्राफिया यानी कि लिखने से संबंधित अक्षमता होती है। चिल्ड्रेन फेसेस डिफिकल्टीज विथ स्पेलिंग, they have poor handwriting and they will also face difficulty in organizing ideas. डिस्ग्राफिया से संबंधित जो अक्षमता होती है वो लिखने से संबंधित अक्षमता होती है। बच्चों को स्पेलिंग में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उनकी लिखावट खराब होती है और उन्हें अपने विचारों को व्यवस्थित करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
अब आता है आपका डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया क्या है? डिसकैलकुलिया इज द डिसेबिलिटी विथ मैथमेटिक्स। चिल्ड्रेन विथ डिसकैलकुलिया फेस डिफिकल्टी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, recalling numbers sequence. They have poor sense of direction, computing problem and problem with the number. डिसकैलकुलिया एक गणित यानी कि मैथमेटिक्स से संबंधित अक्षमता होती है, बीमारी होती है। डिसकैलकुलिया वाले बच्चों को समस्या समाधान, संख्याओं के क्रम को याद करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनमें दिशा की समझ खराब होती है और गणना करने की समस्या और संख्याओं के साथ भी समस्या बनी रहती है। अगला है आपका डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया कौन सी बीमारी है? अधिगम अक्षमता है। डिस्प्रैक्सिया कैन अफेक्ट ए चाइल्ड एबिलिटी टू डू ए वाइड रेंज ऑफ एवरीडे फिजिकल टास्क विच इन्वॉल्व मोटर स्किल्स। डिस्प्रैक्सिया बच्चे की रोजमर्रा के शारीरिक कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। These can include things like jumping, speaking clearly and gripping a pencil. यानी कि इसमें बच्चों के मोटर कौशल शामिल होते हैं। इनमें जैसे कि कूदना, स्पष्ट बोलना और पेंसिल पकड़ना जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं डिस्प्रैक्सिया में। अब आता है आपका एक अधिगम विकार, एफेजिया। एफेजिया में क्या होता है? Aphasia is an importance of language affecting the production or comprehension of speech and the ability to read or write. Aphasia भाषा की एक हानि है, impairment of language. Aphasia भाषा की एक हानि है जो भाषण के उत्पादन या समझ और पढ़ने या लिखने की क्षमता को प्रभावित करती है। अगला पॉइंट है आपका डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया कौन सा अधिगम विकार है? डिस्मोर्फिया इज ए साइकोसिस। डिस्मोर्फिया एक मनोविकृति है। इन दिस द पर्सन और चाइल्ड गेट्स ओवरवेल्म दैट सम पार्ट ऑफ हिज बॉडी आर स्मॉलर देन अदर्स। डिस्मोर्फिया एक मनोविकृति होती है। इसमें व्यक्ति या बच्चा इस बात से अभिभूत हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ हिस्से दूसरों की तुलना में छोटे हैं। Some organs are incomplete compared to other. यानी कुछ अंग दूसरों की तुलना में अपूर्ण हैं। He starts comparing different part of his body with other people. वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है। These adversely affect its learning. इसका जो है इसके सीखने पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसको हम बोलते हैं डिस्मॉर्फिया। अब दोस्तों अगला अपना पॉइंट है लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स क्या है? आपके भाषाई कौशल, लैंग्वेज स्किल्स। द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर। भाषाई 4 प्रकार के बुनियादी भाषाई कौशल होते हैं। पहला है लिसनिंग यानी कि सुनना, दूसरा है स्पीकिंग यानी कि बोलना, तीसरा है रीडिंग मतलब पढ़ना और चौथा है राइटिंग मतलब लिखना। द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। द मोड ऑफ कम्युनिकेशन अर्थात कम्युनिकेशन के मोड कौन कौन से होते हैं? तो संचार की जो दिशा होगी, कम्युनिकेशन के जो मोड होंगे, उसमें पहला है आपका ओरल यानी कि मौखिक। ओरल मतलब होता है मौखिक, रिटन मतलब होता है लिखित। तो ओरल और रिटन। द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि जो आपकी कम्युनिकेशन का जो डायरेक्शन है, जो आपका कम्युनिकेशन का जो संचार की जो दिशा है वो कैसा होगा? पहला है आपका रिस्पेक्टिव स्किल्स यानी कि ग्रहणशील कौशल, लिसनिंग एंड रीडिंग यानी कि सुनना और पढ़ना। प्रोडक्टिव स्किल्स यानी कि उत्पादक कौशल। प्रोडक्टिव स्किल्स यानी कि स्पीकिंग एंड राइटिंग यानी बोलना और लिखना, ये आपके होते हैं। लिसनिंग स्किल्स में क्या होता है? लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू द स्किल ऑफ लिसनिंग।
भाषा सुनने के कौशल के माध्यम से अर्जित की जाती है। लिसनिंग इज नॉट द ओनली स्किल ऑफ लिसनिंग बट लिसनिंग टू द स्पीकर और द स्पीकर एंड टेकिंग इट्स मीनिंग इन द सेम वे एज दैट थिंग इज बीइंग एक्सप्रेस इज कॉल्ड लिसनिंग स्किल। अर्थात भाषा सुनने के कौशल के माध्यम से अर्जित की जाती है। सुनना केवल सुनने का कौशल नहीं है, बल्कि वक्ता को सुनना और उसका अर्थ उसी तरह लेना जैसे कि वह बात व्यक्त की जा रही है, सुनने का एक कौशल कहलाता है। समझ पा रहे हैं आप जी। सेकंड पॉइंट है स्पीकिंग स्किल्स, यानी कि बोलने का कौशल। टू एक्सप्रेस और एक्सप्रेसेस आवर पॉइंट और थॉट्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स इज कॉल्ड रीडिंग स्पीकिंग स्किल्स, यानी दूसरों के सामने अपनी बात या विचारों को व्यक्त करना या प्रकट करना बोलने का कौशल कहलाता है। इफ यू अंडरस्टैंड द मैटर वेल एंड इट हैज एन इफेक्ट ऑन इट, देन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए गुड रीडिंग स्किल्स। तो यहां यदि आप बात को अच्छी तरह समझते हैं और इसका उस पर प्रभाव पड़ता है, तो यह एक अच्छे वाचन कौशल का उदाहरण होता है। तीसरा पॉइंट है रीडिंग स्किल, यानी पढ़ने का कौशल। रीडिंग ए सब्जेक्ट एंड एक्वायरिंग इट्स मीनिंग इज कॉल्ड रीडिंग स्किल। इंस्टीड ऑफ लिसनिंग, रीडिंग स्किल लीड्स टू परमानेंट नॉलेज। किसी विषय को पढ़ना और उसका अर्थ प्राप्त करना पठन कौशल कहलाता है। सुनने के बजाय पठन कौशल अस्थायी ज्ञान की ओर ले जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रीडिंग। पहला है रीसिटेशन, दूसरा साइलेंट रीडिंग। रीसिटेशन मतलब होता है सस्वर वाचन, यानी कि जैसे जैसे टीचर पढ़ेगा वैसे वैसे आपको पढ़ना है। और साइलेंट रीडिंग का मतलब होता है मौन वाचन, मौन यानी मन में पढ़ना, यानी और एक होता है आपका सस्वर वाचन, यानी कि जैसे टीचर पढ़ेगा वैसे आपको पढ़ के दोहराना है। अगला पॉइंट है आपका चौथे नंबर पे कि राइटिंग स्किल्स, यानी कि राइटिंग लेखन कौशल। एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स और थिंग्स बाय राइटिंग इज कॉल्ड राइटिंग स्किल। अपने विचारों या बातों को लिखकर व्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। इन दिस स्किल द लैंग्वेज इज स्टेबलाइज्ड एंड स्पेलिंग और करेक्टनेस इज गिवन utmost इंपॉर्टेंस। मतलब कि इस कौशल में भाषा स्थिर होती है और वर्तनी या शुद्धता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। अब आती है आपकी लिसनिंग सिचुएशंस, यानी कि सुनने की स्थितियां कैसी हैं, सुनने की स्थितियां कैसी होती हैं। इसमें सुनने की स्थितियों में आपका आता है पहला इंटरैक्टिव, पहला आता है आपका इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव लिसनिंग सिचुएशन इंक्लूड फेस टू फेस कन्वर्सेशन एंड टेलीफोन कॉल्स। इंटरैक्टिव सुनने की स्थितियों में आमने सामने की बातचीत और टेलीफोन कॉल शामिल होते हैं। इन विच वी आर अल्टरनेटली लिसनिंग एंड स्पीकिंग एंड इन विच वी हैव चांस टू आस्क फॉर ए क्लैरिफिकेशन, रिपीटेशन और स्लोअर स्पीच फ्रॉम आवर कन्वर्सेशन पार्टनर। इसमें हम वैकल्पिक रूप से सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, और जिसमें हम अपनी बातचीत अपने सामने वाले के साथ स्पष्टीकरण के साथ दोहरा रहे हैं या धीमी गति से बोलने के लिए कहने का मौका दे रहे हैं। तो इसमें आपका इंटरैक्टिव यानी कि बातचीत करने का तरीका। सेकंड है आपका नॉन इंटरैक्टिव, यानी कि हम किसी से सामने से बात नहीं कर रहे हैं। सम नॉन इंटरैक्टिव लिसनिंग इज सिचुएशंस आर लिसनिंग टू द रेडियो, टीवी, फिल्म्स, लेक्चर और सेमिनार।
कुछ गैर इंटरेक्टिव सुनने की स्थितियां, जैसे कि हम रेडियो, टीवी, फिल्में या किसी का कोई भाषण या उपदेश हम सुन रहे हैं। इन सच सिचुएशन वी यूजुअली डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू आस्क और क्लैरिफिकेशन, स्लोअर स्पीच और रिपीटेशन। इसमें आमतौर पर ऐसी स्थितियों में हमारे पास स्पष्टीकरण, धीमी गति से बोलने या दोहराने के लिए पूछने का अवसर नहीं मिल पाता है, क्योंकि अगर हम टीवी देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, तो इसमें दोहराने का ऑप्शन नहीं आता है। जो आपने सामने देख लिया उसको आप रिपीट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट अगला आपका आता है पॉइंट, स्पीकिंग सिचुएशन, यानी कि बोलने की स्थितियां कैसी होती हैं। पहला है आपका इंटरैक्टिव। इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन एंड टेलीफोन कॉल। इंटरैक्टिव में आप इसमें आमने सामने किसी से बातचीत करते हैं, और इसमें टेलीफोन कॉल से भी आप आमने सामने बात कर सकते हैं। दूसरा है आपका पार्शियली इंटरैक्टिव, यानी कि आंशिक रूप से इंटरेक्शन। सम स्पीकिंग सिचुएशन आर पार्शियली इंटरैक्टिव। बोलने की कुछ स्थितियां आंशिक रूप से इंटरैक्टिव होती हैं, सच एज व्हेन गिविंग ए स्पीच टू ए लाइव ऑडियंस वेयर द कन्वेंशन इज दैट द ऑडियंस डज नॉट इंटरप्ट द स्पीच। यानी कि जैसे कि लाइव दर्शकों को आप भाषण देते समय जहां परंपरा यह होती है कि दर्शक भाषण को बीच में बाधित नहीं करते हैं, आप जो भी बोल रहे हैं भाषण आपका सुना जा रहा है। तीसरा है आपका नॉन इंटरैक्टिव, यानी कि गैर इंटरैक्टिव। सम स्पीकिंग सिचुएशन में बी टोटली नॉन इंटरैक्टिव, सच एज व्हेन रिकॉर्डिंग ए स्पीच फॉर ए रेडियो ब्रॉडकास्ट। यानी कि बोलने की कुछ स्थितियां पूरी तरीके से गैर इंटरैक्टिव हो सकती है, जैसे कि रेडियो प्रसारण के लिए भाषण को रिकॉर्ड करना। तो अगर कोई रेडियो का प्रसारण हो रहा है, भाषण पहले से रिकॉर्ड किया गया है, तो वहां पे आपको जो है कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वैसे ही आप बोलते जाएंगे। अब आता है दोस्तों रीडिंग, यानी कि पढ़ना। रीडिंग में क्या क्या आप सीखेंगे, रीडिंग कितने प्रकार का होता है। दोस्तों पहला है आपका साइलेंट रीडिंग, यानी कि मौन वाचन। रीडिंग रिटेन मटेरियल साइलेंटली विदाउट साउंडिंग इज ए कॉल्ड साइलेंट रीडिंग। यानी कि मौन वाचन में किसी लिखित सामग्री को बिना आवाज किए चुपचाप पढ़ना एक मौन वाचन, यानी कि मन में पढ़ने की कला होती है। सेकंड, अलाउड रीडिंग, यानी कि तेज पढ़ना, सस्वर वाचन करना। When the written material is read aloud, यानी कि जब हम किसी लिखित सामग्री को तेज बोल करके पढ़ते हैं तो वो क्या है, आपका अलाउड रीडिंग है। तो दोस्तों आपने यहां तक जो है इंग्लिश पेडागोजी, अंग्रेजी शिक्षण विधि में आपने यहां तक बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम आते हैं इवैल्यूएशन, यानी कि आपका मूल्यांकन। भाषा शिक्षण में आपका मूल्यांकन बहुत जरूरी है, और इससे मैक्सिमम टॉपिक पे क्वेश्चन आपके हर बार इवैल्यूएशन से संबंधित आए हुए हैं। इवैल्यूएशन मूल्यांकन क्या होता है? इवैल्यूएशन फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द होल लर्निंग प्रोसेस एंड इज डन एट रेगुलर बेसिस। मूल्यांकन पूरी सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होता है, और नियमित आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। It is closely related to educational objectives. यह शैक्षिक उद्देश्यों से निकटता से संबंधित होता है। It is a continuous process. यह एक सतत प्रक्रिया है। The aim of both assessment and evaluation is to measure children's ability, perception and learning. आकलन यानी असेसमेंट और मूल्यांकन, इवैल्यूएशन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता, धारणा और उनके सीखने की प्रक्रिया को मापना होता है। थ्रू द इवैल्यूएशन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द थ्री साइड्स, फर्स्ट कॉग्निटिव, सेकंड इमोशनल, थर्ड फंक्शनल, आर मेजर्ड। द असेसमेंट इज ए प्रोसेस दैट occurs during evaluation. Assessment is a brief process and evaluation is a comprehensive process. मूल्यांकन के माध्यम से हम तीनों पक्षों को, जैसे कि संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों पक्षों को मूल्यांकन के माध्यम से हम तीनों पक्षों के उद्देश्यों को माप सकते हैं।
आकलन इवैल्यूएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो मूल्यांकन के दौरान होती है, और आकलन एक छोटी प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक बड़ी प्रक्रिया है, एक व्यापक प्रक्रिया है। तो इवैल्यूएशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन के महत्व। मूल्यांकन के महत्व क्या है? इवैल्यूएशन हेल्प द टीचर टू नो वेदर द टीचिंग मेथोडोलॉजी एडॉप्टेड वाज सक्सेसफुल और नॉट। मूल्यांकन से शिक्षक को यह जानने में मदद मिलता है कि हमारे द्वारा जो शिक्षण विधि बताई गई है, वो अपनाई गई शिक्षण विधि सफल रही है या नहीं सफल रही है। It helped the teacher to know how successful students were in learning new skills, LSRW। यह शिक्षक को यह जानने में मदद करता है कि छात्र नए कौशल यानी कि LSRW सीखने में कितने सफल रहे हैं। Evaluation also help the student to determine which area of learning require more attention। मूल्यांकन छात्रों को यह निर्धारित करने में भी मदद करता है कि सीखने के किस क्षेत्र में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। One of the main purpose of evaluation at the school stage to help the learner improve their achievement in scholastic area and to develop life skill and attitudes with reference to a larger context and canvas of life। स्कूल स्तर पर मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्यों में से एक शिक्षार्थियों को शैक्षिक क्षेत्रों में उनकी उपलब्धि में सुधार करने और जीवन के बड़े संदर्भ और कैनवास के बारे में जीवन कौशल और दृष्टिकोण विकसित करने में भी मदद करता है। अब आता है आपका स्टेप ऑफ इवैल्यूएशन, अर्थात मूल्यांकन के चरण। इवैल्यूएशन इज डन थ्रू ए सिस्टमेटिक अप्रोच। मूल्यांकन एक व्यवस्थित दृष्टिकोण के माध्यम से किया जाता है। पहला पॉइंट है डिटरमाइन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। दूसरा, ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी सीखने के अनुभवों को व्यवस्थित करना। तीसरा है मेजर बिहेवियरल चेंजेस, यानी कि व्यवहार परिवर्तन को मापना। तीसरा, परफॉर्म टेस्ट, यानी कि परीक्षण करना। अब आता है आपका स्कूल बेस्ड असेसमेंट, SBA, विद्यालय आधारित आकलन। विद्यालय आधारित आकलन में क्या होता है? दिस फॉर्म ऑफ असेसमेंट इज परफॉर्म एट द स्कूल लेवल बाय टीचर्स एंड एजुकेटर्स। स्कूल बेस आधारित जो आकलन होता है, यह आकलन का जो रूप होता है, इसमें स्कूल स्तर पर शिक्षकों के द्वारा ही किया जाता है। इट इज चाइल्ड सेंटर एंड मल्टी डायमेंशनल, यह बाल केंद्रित होता है और बहुआयामी होता है। थस इट्स इम्प्रूव द सोशल, फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। इस प्रकार यह बच्चों के सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास में सुधार करता है। इट प्रोवाइड्स ए गुड आइडियाज टू टीचर्स अबाउट व्हाट द चिल्ड्रेन हैव लर्न, हाउ दे लर्न, व्हाट डिफिकल्टी दे फेस, व्हाट देयर इंटरेस्ट आर एंड सो ऑन। अर्थात यह शिक्षकों को एक अच्छा विचार प्रदान करता है कि बच्चों ने क्या सीखा है, वे कैसे सीखते हैं, उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनकी रुचियां क्या है, ये सब जानने को मिलता है। अब आता है आपका टाइप्स ऑफ असेसमेंट, यानी आकलन के प्रकार। पहला आकलन है फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि रचनात्मक आकलन। दूसरा है समरेटिव असेसमेंट, यानी कि योगात्मक आकलन। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट डन ड्यूरिंग टीचिंग इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। इट इज द बेस्ट असेसमेंट और वे टू नो अबाउट चिल्ड्रेन। रचनात्मक आकलन शिक्षण के दौरान किया गया आकलन रचनात्मक आकलन कहलाता है, और यह बच्चों के बारे में जानने का सबसे अच्छा आकलन या तरीका होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। सेकंड है समेटिव असेसमेंट, यानी कि योगात्मक आकलन।
असेसमेंट डन एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड समेटिव असेसमेंट, यानी कि समेटिव असेसमेंट योगात्मक आकलन जो होता है वो वर्ष के अंत में किया गया आकलन होता है, जो लास्ट में परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा जिसको बोलते हैं, वो क्या है आपका एक समेटिव असेसमेंट है, योगात्मक आकलन है। अब आता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी कि CCE, सतत और व्यापक मूल्यांकन। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? Continuous and comprehensive evaluation refers to a system of school-based evaluation of student that covers all aspects of student development. सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों के स्कूल आधारित मूल्यांकन की एक प्रणाली को संदर्भित करता है। It is a development process of assessment which emphasizes on twofold objectives. जो छात्र के विकास के सभी पहलुओं को कवर करता है और यह आकलन की एक विकासात्मक प्रक्रिया है। द ऑब्जेक्टिव्स आर कंटिन्यूटी इन इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट ऑफ ब्रॉड बेस्ड लर्निंग एंड बिहेवियरल आउटकम ऑन द अदर्स। यह आकलन एक विकासात्मक प्रक्रिया है जो दोहरे उद्देश्यों पर जोर देती है। उद्देश्य मूल्यांकन में निरंतरता और व्यापक आधारित शिक्षा और व्यवहारिक परिणामों का आकलन करती है। द टर्म CCE is a combination of three different words. First, continuous, second, comprehensive, and third, evaluation. Let's look at the definition, better understand these words. CCE शब्द जो है वह तीन अलग अलग शब्दों का एक संयोजन है, यानी कि सतत, व्यापक और मूल्यांकन। अब देखिए इन तीनों शब्दों को आइए हम बेहतर तरीके से देखते हैं कि ये क्या है। फर्स्ट है आपका कंटिन्यूअस, इट्स रेफर टू द रेगुलरली इन द असेसमेंट। यह आकलन में नियमितता यानी कि रेगुलरिटी को संदर्भित करता है। द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, थस इट शुड बी इवैल्यूएटेड कंटिन्यूअसली। यानी कि यह आकलन में जो है नियमितता यानी कि रेगुलरिटी को संदर्भित करता है और बच्चे का विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए इसका मूल्यांकन निरंतर किया जाना चाहिए। सेकंड है आपका कॉम्प्रिहेंसिव अर्थात व्यापक मूल्यांकन। इट रिफर्स टू बोथ स्कॉलिस्टिक एंड नॉन स्कॉलिस्टिक एरिया ऑफ स्टूडेंट ग्रोथ। व्यापक मूल्यांकन में यह छात्र के विकास के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों क्षेत्रों को संदर्भित करता है। अकॉर्डिंग टू थियरी, स्कूल फंक्शन इज टू डेवलप बोथ द कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ ए चाइल्ड। इस सिद्धांत के अनुसार स्कूल का कार्य बच्चे की संज्ञानात्मक और गैर संज्ञानात्मक दोनों क्षमताओं को विकसित करना होता है। स्कूल के अंदर का ज्ञान और स्कूल के बाहर का ज्ञान, इन दोनों को देखना होता है और दोनों को डेवलप करना होता है, उसको हम व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एम ऑफ CCE। एम ऑफ CCE यानी कि CCE के उद्देश्य क्या होते हैं? CCE के उद्देश्य क्या होते हैं? टू हेल्प डेवलप कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव स्किल्स। संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा और भावात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना। सेकेंड है टू ले एम्फेसाइज ऑन थॉट प्रोसेस एंड डी एम्फेसाइज मेमोराइजेशन, यानी कि विचार प्रक्रिया पर जोर देना और रटने पर कम जोर देना। तीसरा है टू मेक इवैल्यूएशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचर्स लर्निंग प्रोसेस, यानी कि मूल्यांकन को शिक्षक सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बनाना होता है। चौथा है टू यूज इवैल्यूएशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट एंड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलर डायग्नोसिस फॉलोड बाय रेमेडियल इंस्ट्रक्शन। नियमित निदान और उपचारात्मक निर्देश के आधार पर छात्रों की उपलब्धि और शिक्षण अधिगम रणनीतियों में सुधार करने के लिए मूल्यांकन का उपयोग करना होता है। एम ऑफ CCE।
अगला पॉइंट है टू डिटरमाइन सोशल यूटिलिटी, डिजायरेबिलिटी और इफेक्टिवनेस ऑफ ए प्रोग्राम एंड टेक एप्रोप्रिएट डिसीजन अबाउट द लर्निंग, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। किसी कार्यक्रम की सामाजिक उपयोगिता, वांछनीयता या प्रभावशीलता का निर्धारण करना और सीखने की प्रक्रिया और सीखने के माहौल के बारे में उचित डिसीजन लेना होता है। अगला पॉइंट है टू मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ए लर्नर सेंटर एक्टिविटी, यानी कि शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि बनाना होता है। अब आते हैं टीचिंग एड्स क्या क्या होते हैं। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के, दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश पेडागोजी, अंग्रेजी शिक्षण विधि पूरा कंप्लीट देख रहे हैं। तो इंग्लिश का आप पेपर 1 की तैयारी करते हो या पेपर 2 की तैयारी करते हो, ये दोनों के लिए आपका इंग्लिश का ये पूरा पेडागोजी का वीडियो होगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों निवेदन है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अगला है आपका टीचिंग एड्स में ऑडियो एड्स क्या है। ऑडियो एड्स यानी कि टीचिंग एड्स यानी शिक्षण सहायक सामग्री। ऑडियो एड्स में क्या आता है, यानी कि सुनने का सामान। एड्स विच अपील ओनली टू द ईयर आर कॉल्ड ऑडियो एड्स, यानी कि वे सहायक उपकरण या डिवाइस जो केवल कानों को आकर्षित करते हैं, उन्हें हम श्रव्य सामग्री वाले डिवाइस कहते हैं, जैसे कि रेडियो, टेप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन। ये सब क्या है, ये सुनने की चीजों को बढ़ावा देते हैं। दूसरा है आपका विजुअल एड्स। विजुअल एड्स अपील ओनली टू द आईज, यानी कि दृश्य सामग्री में केवल आंखों को आकर्षित करते हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, टेक्स्ट बुक, चार्ट्स, मैप एंड मॉडल्स, पिक्चर्स, फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड, फ्लैश कार्ड, फैनल बोर्ड ईटीसी। यानी कि इस तरीके के जो विजुअल एड्स होते हैं, दृश्य सामग्री, जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, पाठ्य पुस्तकें हैं, मानचित्र है, स्लाइड्स है, फ्लैश कार्ड है, चित्र है, फिल्म स्ट्रिप्स है, ये सब क्या है, देखने से, इसको देख करके आदमी सीखता है। नेक्स्ट अगला तीसरा पॉइंट है ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री। द एड्स विच अपील टू बोथ द आई एंड द ईयर आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि हम जब आंखों से देखते भी हैं और सुनते भी हैं, यानी कि ऐसे उपकरण जो आंखों और कानों दोनों को आकर्षित करते हैं, वो क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री कहलाते हैं, यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स कहलाते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल के रूप में टेलीविजन, सिनेमा एंड फिल्म। जब भी हम टेलीविजन या सिनेमा देखते हैं तो उसमें सुनना और बोलना दोनों होता है, यानी आंख और कान दोनों एक्टिव होता है, तो वो क्या है आपके टेलीविजन और सिनेमा, इस तरीके के ऐड होते हैं। अब आता है आपका डायग्नोस्टिक टीचिंग। डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या है, इसको हम बोलते हैं आपका निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक टीचिंग। निदानात्मक शिक्षण में क्या होता है दोस्तों, डायग्नोसिस मीन्स टू नो द काज इन विच द फेलर, डेफिशिएंसीज, डिफिकल्टीज ऑफ द चिल्ड्रेन आर डिटेक्टेड। यानी कि निदान का मतलब होता है कारण जानना, टू नो द काजेज, यानी जिसमें हम बच्चों की विफलता यानी बच्चे कहाँ विफल हो रहे हैं, उनमें क्या कमियां हैं और उनकी कठिनाइयों को हम पता लगाते हैं डायग्नोस्टिक टीचिंग में, यानी कि निदानात्मक शिक्षण में। अब आता है आपका सेकंड रेमेडियल टीचिंग, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण में हम क्या करते हैं, while diagnostic is the process of investigating the learner's difficulties and the reason for this, its follow-up leads to action that may help children make up their deficiencies. This step is generally termed remedial teaching. मतलब कि जब हम निदान शिक्षार्थियों की कठिनाइयों और इसके कारणों की जांच करने की प्रक्रिया करते हैं, तो इसका अनुवर्ती उन कार्यों की ओर जाता है जो बच्चों को उनकी कमियों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। इस तरीके के स्टेप को हम आमतौर पर
उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। सम इंपॉर्टेंट वर्ड, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वर्ड हैं जो आपको जानना जरूरी है, जैसे कि लेक्सिकल वर्ड, एक ऐसा शब्द जिसका अपना एक स्वतंत्र अर्थ होता है, हम इसे क्या कहते हैं, लेक्सिकल वर्ड कहते हैं, जैसे कि लायन, कार, वाइट, लव। एक होता है आपका एलिप्स। एलिप्स क्या है, दीर्घवृत्ति, यानी कि एन एलिप्स, प्लूरल एलिप्स इज ए पंक्चुअल मार्क कंसिस्टिंग द 3 डॉट्स। एलिप्स मतलब होता है दीर्घवृत्ति, यानी कि प्लूरल एलिप्स, इन 3 बिंदुओं वाला एक विराम चिन्ह, जिसको हम एलिप्स कहते हैं, 3 बिंदुओं वाला विराम चिन्ह। जैसे कि यूज एन एलिप्स व्हेन ओमिटिंग ए वर्ड, फ्रेज, लाइन, पैराग्राफ और मोर फ्रॉम ए कोटेड पैसेज। हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं, किसी ऐसे अंश से किसी शब्द, वाक्यांश, पंक्ति या पैराग्राफ या अधिक को छोड़ते समय दीर्घवृत्ति का उपयोग करें। एलिप्स क्या करते हैं, जगह को बचाते हैं। एलिप्स सेव स्पेस आर रिमूव मटेरियल that is less relevant. They are useful in getting right to the point without delay or distraction. यानी कि एलिप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जगह को बचाते हैं या उन सामग्रियों को हटा देते हैं जो कि कम जरूरी होते हैं। वे देरी या व्याकुलता के बिना सीधे मुद्दे पर पहुंचने में उपयोगी होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एलिप्स कहते हैं। फुल कोटेशन, फुल कोटेशन क्या होता है, फुल कोटेशन क्या होता है, Today, after hour of careful thought, we vetoed the bill. यानी कि टुडे आफ्टर आवर्स ऑफ केयरफुल थॉट वी वोटेड द बिल। यहाँ विथ एलिप्स टुडे वी वोटेड द बिल, यहाँ एलिप्स 3 पूर्ण विरामों से बना एक चिन्ह है। क्या है, 3 पूर्ण विरामों से बना एक एलिप्स, क्या है, 3 पूर्ण विरामों से बना एक चिन्ह है, और इसका उपयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है कि वाक्य का हिस्सा गायब है। रेलिया क्या है दोस्तों, रेलिया, रेलिया क्या है, रेलिया refers to the objects associated with everyday life to be used in the classroom। कक्षा में उपयोग की जाने वाली जो डेली लाइफ की जिंदगी से जुड़ी हुई वस्तुएं होती हैं, जैसे वो क्लास में आपकी अपने अपने वास्तविक जीवन को संदर्भित करते हैं। यूजिंग रेलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग रियल ऑब्जेक्ट एज टीचिंग एड। कक्षा में उपयोग की जाने वाली रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी वस्तुओं को संदर्भित करता है रेलिया। कि कक्षा में रेलिया का उपयोग करने का अर्थ है शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में वास्तविक वस्तुओं को लाना, यानी कि क्लास में एक किसी ऐसी वस्तु का उपयोग करना जो लाइव आपके जीवन से संबंधित हो, यानी जो चीज बाहर आप देख रहे हैं वही चीजें आपके क्लास में भी मौजूद हो, तो वो कोरिलेट बनता है। रेलिया इज ए टेंजिबल टीचिंग लर्निंग एड्स। रेलिया कक्षा में उपयोग की जाने वाली रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी वस्तुओं को कहा जाता है। रेलिया क्या है, एक मूर्त शिक्षण अधिगम सहायता है। इंक्लूड क्वाइन, न्यूज़पेपर, मैप, टिकट, फ्रूट, वेजिटेबल एंड पैम्पलेट, लिफलेट आदि। यानी कि रेलिया में आपको उदाहरण के रूप में समझिए कि जैसे कोई सिक्का हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, नक्शा मानचित्र हो गया, टिकट हो गया, सब्जियां हो गई, फल हो गया, पैम्पलेट हो गया, ये सब क्या है, ये टीचिंग मेथड हो गया। इन चीजों को दिखा करके आप क्लास में बच्चों को समझा सकते हैं। अगला है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स का मतलब क्या है, स्वर विज्ञान, स्वर के साथ सिखाना। फोनेटिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द साउंड ऑफ ह्यूमन स्पीच यूजिंग द माउथ, थ्रोट, नसल एंड सेंसियस कैविटीज एंड लंग्स, प्रोडक्शन एंड परसेप्शन ऑफ साउंड। इसमें हम फोनेटिक्स के माध्यम से जैसे कि मुंह, गला, नाक और साइनस गुहाओं, फेफड़ों, यानी कि ध्वनियों का उत्पादन और धारणा का उपयोग करके मनुष्य का भाषण संबंधी ध्वनियों को अध्ययन के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने मुंह का, गला, नस का प्रयोग करते हैं
बोलने के लिए। अगला है सिंटैक्स, यानी कि वाक्यों का रचना। वाक्यों की रचना आप कैसे करेंगे, सिंटैक्स कैसे करेंगे। द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म फ्रेजेस, फ्रेजेस कंबाइन टू फॉर्म क्लासेस एंड क्लासेस ज्वाइन टू मेक सेंटेंसेस इज नो एज सिंटैक्स। वाक्य रचना कैसे होता है, वाक्यों का रचना कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले शब्द मिलकर के वाक्य बनाते हैं, वाक्य मिलकर के उपवाक्य बनता है, और उपवाक्य जुड़ करके वाक्य कैसे बनाते हैं, इसके अध्ययन को हम सिंटैक्स के रूप में पढ़ते हैं। सिंटैक्स आपने पढ़ा होगा ग्रामर में। अब आता है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी क्या है, ध्वनि विज्ञान। फोनोलॉजी को हम क्या कहते हैं, ध्वनि विज्ञान। फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द पैटर्न ऑफ साउंड इन ए लैंग्वेज एंड अक्रॉस लैंग्वेज। एग्जाम्पल के तौर पे हाउ साउंड आर कंबाइंड। फोनोलॉजी एक भाषा में और भाषाओं के पार ध्वनियों के एक पैटर्न का अध्ययन है, यानी ध्वनियों को कैसे संयोजित किया जाता है, जोड़ा जाता है, उसी के बारे में पढ़ते हैं हम फोनोलॉजी में। अगला है लिंग्विस्टिक। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ ग्रामर, सिंटैक्स एंड फोनेटिक्स। लिंग्विस्टिक डिफाइन ग्रामर एज ए सेट ऑफ कंपोनेंट। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या है, भाषाई, भाषा और उसकी संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जिसमें व्याकरण, वाक्यों की रचना और स्वर विज्ञान का अध्ययन शामिल होता है। जो भाषा के जानकार होते हैं वह व्याकरण को कई घटकों के समूह के रूप में परिभाषित करते हैं। अगला है आपका मॉर्फिम्स। मॉर्फिम्स क्या है, इसको हम कहते हैं रूपीम। क्या कहते हैं, रूपीम। मॉर्फिम्स आर द मिनिमल यूनिट ऑफ वर्ड दैट हैव ए मीनिंग एंड कैन नॉट बी सब डिवाइडेड फर्दर। मॉर्फिम माने रूपीम शब्दों की, मॉर्फिम क्या है, शब्दों की एक सबसे छोटी इकाई है, मिनिमल यूनिट है, जिनका एक अर्थ होता है और उन्हें आगे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। अगला है आपका मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है, जिसको हम बोलते हैं आकृति विज्ञान। द स्टडी ऑफ फॉर्म्स आर हाउ एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू क्रिएट वर्ड। यानी कि आकृति विज्ञान में रूपों का अध्ययन या शब्द बनाने के लिए तत्वों को कैसे संयोजित किया जाता है, उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, यानी कि आकृति विज्ञान। लास्ट और अगला अंतिम पॉइंट होगा आपका इस वीडियो में सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स क्या है, सेमेंटिक्स है आपका रिलेटिंग टू मीनिंग इन लैंग्वेज और लॉजिक। सेमेंटिक्स का मतलब होता है अर्थ विज्ञान, यानी कि भाषा या तर्क में अर्थ से कैसे संबंध बनाया जाए, अर्थ से कैसे संबंधित हो, उसको हम कहते हैं सेमेंटिक्स। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने सीटेट के इंग्लिश पेडागोजी अर्थात अंग्रेजी शिक्षण विधि में इंग्लिश पेडागोजी के डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में पूरा एक एक टॉपिक को हमने इस वीडियो में कवर किया है। ये आपका पेपर 1, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी करते हो 1 to 5 के लिए प्राइमरी लेवल में, या फिर आप पेपर 2 की तैयारी करते हो क्लास 6 to 8 के लिए जूनियर लेवल के लिए, दोनों पेपर के लिए ये आपके वीडियो जो आपके इंग्लिश शिक्षण विधि यानी अंग्रेजी इंग्लिश पेडागोजी अंग्रेजी शिक्षण विधि का है, ये वीडियो आपके बहुत हेल्प करेंगे। यही टॉपिक आपको लगातार 2011 से लेकर के 2025 तक के सीटेट में लगातार पूछा गया है। तो मैंने इस एक वीडियो में आपको इंग्लिश पेडागोजी के कंप्लीट सभी टॉपिक और सभी चैप्टर को मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करके आपको एक एक पॉइंट को समझाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा इंग्लिश पेडागोजी का वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे शायद ही मिला हो। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंग्लिश पेडागोजी के लिए। जो भी मेरे दोस्त तैयारी करते हैं सीटेट की, और अगर उनका लैंग्वेज सेकंड के रूप में इंग्लिश उन्होंने सेलेक्ट किया है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।